सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 जिसका कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में जीके का जो एग्ज़ाम था उसको रद्द कर दिया गया है। और उसमें ग्रुप सी का एग्ज़ाम पहले भी रद्द हो चुका था, तो यानी जीके के तीनों ही पेपर है वो एक तरह से दोबारा होने वाले हैं। लेकिन ये आधा अधूरा फैसला है, या तो इस पूरी भर्ती को रद्द करना चाहिए था, क्योंकि सभी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सब बड़े स्तर पर है वो पेपर लीक हुए हैं और सभी पेपर लीक हुए मान रहे हैं। तो सरकार को एक तरह से दोनों ही पेपर्स को या पूरी भर्ती को ही रद्द करके दोबारा करवाना चाहिए था। लेकिन अपने क्या कर सकते हैं कि फिर से जो जीके का एग्ज़ाम है ग्रुप ए और बी के जो अभ्यर्थी हैं, जिनमें सामाजिक विज्ञान और हिंदी इंग्लिश इन सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें जीके का एग्ज़ाम है वो फिर से देना है। और आपके पास लगभग 40 दिन का समय मान करके चलिए, 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो 40 दिन में आप जो शॉर्ट एंड स्वीट हैं उसी को पढ़ें। खास करके उन अभ्यर्थियों को निराशा हुई है जिनके जीके में अच्छे क्वेश्चन है वो पहले से सही थे, लेकिन क्या पता वो मेरिट में आते या ना आते, क्योंकि पेपर है वो लीक थे तो बहुत कम चांस थे। जिस प्रकार से मेरिटें हैं वो ऊपर जा रही हैं उसी को देखते हुए। तो अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके पास 40 दिन है, आप जैसे तैसे खुद को तैयार करके मानसिक रूप से मजबूत बना करके फिर से इन 40 दिनों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ जीके पढ़ना है। पहला पेपर है वो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी एग्ज़ाम में बैठें, क्योंकि हो सकता है कल को आगे जा कर के कोई और बदलाव हो जाए, हो सकता है सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी रद्द हो जाए, तो कुछ भी संभव है। इसलिए आप इस जीके के पेपर को अवश्य आप दे करके आएँ, अनुपस्थित इसमें नहीं रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने, जो आपको बता दूं कि इस चैनल पर अपने राजस्थान जीके के लिए जो कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो बुक अपने चला रखी है, इस बुक का ये तीसरा वीडियो है। और अब अगले 40 दिन तक लगातार अपने इस बुक को पढ़ेंगे और इस बुक के पूरी होने के बाद में कक्षा 9 की जो बुक है उसको भी पढ़ेंगे। और बिल्कुल एक तरह से ऑथेंटिक मैटर है, यहाँ से हूबहू क्वेश्चन है वो उठाए जाते हैं। तो आप लगातार वीडियो देखें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ें। आप मैं आपसे फालतू में, आपके पास जो 40 दिन है उनमें जो फालतू मैटर है या फिर आप ज़्यादा विस्तृत ना पढ़ें तो बेहतर रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। और ये जो कक्षा 10 और 9 की ये किताबें छोटी छोटी किताबें हैं और उनसे काफ़ी हद तक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो अपने इन किताबों को चैनल पर पूरा पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और जो तीसरी कक्षा अपने पीछे वीडियो में कर चुके थे, आज अपने ये इस बुक की चौथी क्लास है। तो इसमें अपने पढ़ेंगे आज राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए साथियों, हर्षवर्धन की मृत्यु 1647 ईस्वी में हुई थी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो कि गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, यदि आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। जो फालतू में जो लाइनें या फिर अपने जो काम की नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उन लाइनों पर आप ज़्यादा गौर ना करें। जो भी काम की जो अपने पंक्ति होगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, उसको आप चाहें तो नोट कर लें। तो देखिए साथियों, इसके बाद में अपने आगे है, इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इस काल को राजपूत काल है वो कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत, यानी वे यहाँ पर किसके लिए इन्होंने प्रयोग किया है, राजपूतों के लिए प्रयोग किया है। वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग है वो कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूत युग का समय कितना है, तो आप देख सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक है वो राजपूत युग माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं। आपसे छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें, और जब तक आपका एग्ज़ाम हो आप चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट है, राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग है वो नया नहीं है, यानी ये राजपूत शब्द है, पुराना शब्द है, ये इनके लिए कोई नया शब्द है वो नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग है वो मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, तो ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की, जो कि राजनीति से संबंधित है। तो आप गौर करें, राजनीति से संबंधित है ये अर्थशास्त्र, न कि वित्त व्यवस्था से संबंधित है। कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हर्षचरित, बाण भट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित। पूछा जा सकता है आपसे और पुराने पेपरों में पूछा भी किया है। हर्षचरित रचना के रचनाकार कौन है? तो बाण भट्ट है। कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ह्वेनसांग किसके समय है वो भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है, किसने? ह्वेनसांग ने, जो कि चीनी यात्री था। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की इन पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। तो इसके बाद में देखिए साथियों, अपने जो वैदिक आर्यों की संतान, इस प्रकार से जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न मत हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। और जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो मैं आपको साथ साथ में बता करके चलूँगा, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। तो देखिए साथियों, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान से संबंधित ये मत है, इसके बारे में अपने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए साथियों, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सी.बी. वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी राजन्य वर्ग की संतान है वो मानते हैं। कौन कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.बी. वैद्य, ये राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान राजपूतों को मानने वाले रचनाकार या विद्वान कौन है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.बी. वैद्य। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह असव तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में उनका विश्वास रहा। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान थे। तो आर्यों की संतान है वो कौन मानते हैं? ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.बी. वैद्य है, ये राजपूतों को आर्यों की संतान मानते हैं। तो ये तो था साथियों वैदिक आर्यों की संतान से संबंधित मत राजपूतों के बारे में। और अब अपने जानेंगे अग्निकुंड से उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी मत हैं और कौन कौन ऐसा मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। तो अब अपने अग्निकुंड से संबंधित उत्पन्न जो मत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, चंद्रप्रदायी जो कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। कौन थे? चंद्रप्रदायी है वो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे या विद्वान थे। इन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, ये काफ़ी बार पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो है वो किसकी रचना है? तो आपको बताना है चंद्रप्रदायी की रचना है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदायी ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाले विद्वान कौन है? तो ये चंद्रप्रदायी है। इनका आंसर है पर चंद्रप्रदायी, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान है वो करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी, मल मूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो कि परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए थे। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम है वो चौहान रखा गया। चंद्रप्रदाय के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई। किसके अनुसार? चंद्रप्रदाय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई। इस लाइन को आप नोट कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, पुराने पेपरों में पूछा भी किया है यहाँ से क्वेश्चन।
अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये तो आप ही जानते हैं कि वर्तमान है वो विज्ञान का युग है और ऐसे कोरिकोर जो कल्पनाएं हैं उनको वैज्ञानिक युग है वो स्वीकार नहीं करता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों के समझने का प्रयास है वो किया गया है। विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों, शक, हुण, युच्ची आदि की यज्ञ यानी अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो और यह कथा इसी घटना को साहित्यिक प्रस्तुति हो। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत आ चुका है। अभी अपने पढ़ रहे थे अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें देखिए अब साथियों अब अपने पढ़ेंगे ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में किस विद्वान ने क्या कुछ कहा है वो अपने देखेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके बाद में देखिए, इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है, यानी जिसे काटा नहीं जा सके वो ऐसा प्रमाण है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। किन्होंने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत है वो नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। कौन स्वीकार करते हैं? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने। जयदेव के जो रचना थी गीत गोविंद की टीका, आपसे पूछा जा सकता है गीत गोविंद की टीका के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है जयदेव। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो किंतु कुछ अन्य इतिहासकार जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण वह यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत है वो ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित है वो खंडन करते हैं, और किस प्रकार से करते हैं वो शायद आगे इसमें दिया होगा, यदि दिया है तो अपने पढ़ेंगे। अब अपने साथियों यहाँ पर बात करेंगे विदेशियों की संतान से संबंधित मत भी कुछ विद्वानों ने इन राजपूतों के लिए दिया है। तो कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं कि जो मानते हैं विदेशियों की संतान के रूप में राजपूतों को, तो उनके बारे में देखिए साथियों। आपसे छोटा सा एक बार फिर से निवेदन कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट मैटर को पढ़ सकें कम समय में। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट अपनी लाइन है, राजस्थान के इतिहास लेखक कौन है? जेम्स टोड। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के इतिहास लेखक के प्रसिद्ध रचनाकार जेम्स टोड है ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास है वो किया है। उनका मत है कि विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है। किस प्रकार से प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है? शक और सीथियन जाति से प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक और सीथियन और हुणों से मिलते जुलते हैं, ऐसा कर्नल जेम्स टोड है वो मानते हैं। जैसे असो पूजा है और अश्वमेध है, अस्त्र पूजा है, अस्त्र शिक्षा है आदि, अतः दोनों जातियां एक ही हैं, यानी ये सब है वो शक, सीथियन और हुण है वो करते थे, अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा। तो इन्हीं को लेकर के जो कर्नल जेम्स टोड हैं वो राजपूतों को जोड़ते हैं इन जातियों के साथ। इसके बाद में देखिए साथियों, प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इस लाइन को नोट कर सकते हैं कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने राजपूतों को किस प्रकार से या किसकी संतान बताया है,
तो हुणों की संतान बताया है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूतों को हुणों की संतान किन्होंने बताया है, तो भी ये समित को आप याद रखें, इन्होंने राजपूतों को हुणों की संतान है वो बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं, अगला अपना पैराग्राफ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए साथियों, इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया, यानी राजपूत थे, इन्होंने खुद को कभी ये नहीं कहा कि हम विदेशी हैं। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति व सूर्य उनकी, यानी जो राजपूत हैं वो अपनी उत्पत्ति है वो सूर्य और चंद्र से बताते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूत खुद अपनी उत्पत्ति किससे बताते हैं, तो सूर्य और चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सिथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि इनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। तो ये मत एक तरह से गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जो शक और सिथियन जो बाहर से जातियाँ भारत में आई थी, तो उससे पहले राजपूत है वो अपने रीति रिवाज जो अश्वमेध यज्ञ है इनको पहले भी करते रहे हैं। तो एक तरह से ये मत है वो गलत साबित हो जाता है कि ये उनका अनुसरण करते हैं या फिर उनके जैसे रीति रिवाज अपनाते हैं, तो ये उनसे संबंधित है, इसको गलत ठहराया गया है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी। अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसे कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। ये तो आपको भी पता है कि भारत में अश्वमेध यज्ञ है वो बहुत पुराने समय से होते हुए आए हैं, अपने ग्रंथों में जैसे पढ़ते हैं उस प्रकार से इनका कोई संबंध है वो नहीं है। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज है वो स्वीकार करते हैं, यानी जो लगभग विद्वान है वो राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज के रूप में स्वीकार है वो करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आई और अस्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती, उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। ये ऐसी बात कौन कहते हैं, डॉक्टर कानूनगो है वो कहते हैं। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए है वो रखा है। तो इस प्रकार से साथियों ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत थे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहाँ से पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अपने साथियों यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत वंश हैं उनका परिचय यहाँ पर अपने पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं राजपूत के और राजस्थान के राजपूत के जो प्रमुख वंश हैं उनका परिचय आपके सामने है, इस बुक में शॉर्ट एंड स्वीट है वो दिया गया है। तो देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे गोहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। तो देखिए साथियों, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इन जिलों में से 2 के या 3 के 4 के नाम दे करके पूछ सकता है कि इन जिलों का प्रदेश क्या कहलाता है, मेवाड़। या फिर आपको प्रश्न में मेवाड़ दे करके नीचे है वो 3 या 4 जिलों के समूह बना करके 4 ऑप्शन देख सकता है कि निम्न में से मेवाड़ से संबंधित जिले हैं। तो आप इन जिलों को अच्छी तरह से याद रखें, जो 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। इस जिलों या इनके आसपास के क्षेत्र को अपने मेवाड़ कहते हैं। गोहिल वंश से मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी जो एग्जाम हुए थे पीछे बोर्ड के, कि मेवाड़ से संबंधित कौन सा शासक वर्ग है, तो गोहिल वंश है वो मेवाड़ से संबंधित है। इसके बाद में आगे चलिए साथियों, इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ है। किसका, गोहिल वंश का। गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल है वो इन्हें, किनको, गोहिलों के बारे में अबुल फजल क्या लिखते हैं वो देखिए। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित है वो करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड है वो गोहिलों को वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोहिल हैं इनको वल्लभी के शासकों से संबंधित मानने वाले विद्वान कौन हैं, तो कर्नल जेम्स टोड आपको याद रखना है। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा ने इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था।
कब किया था? 566 ईस्वी के लगभग। किन के अनुसार? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिलों ने अपना शासन है वो 566 ईस्वी के लगभग स्थापित किया था। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गुहिल के बाद मेवाड़ का जो प्रतापी शासक है वो कौन हुआ था? तो आपको याद रखना है बप्पा रावल बप्पा आपसे पूछा जा सकता है। अब अपने देखेंगे बप्पा रावल या रावल बप्पा, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो अब अपने जो गुहिल में जो मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक था गुहिल के बाद में बप्पा रावल था, तो इनके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, बप्पा रावल इनका जो कालक्रम भी यहाँ पर दिया गया है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया था, तो आपके सामने है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बप्पा रावल का शासनकाल कितना था। तो 734 से लेकर के 753 ईस्वी तक है वो बप्पा रावल का शासनकाल माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट इनके बारे में अपने जानते हैं। यहाँ पर राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। किसने किन को परास्त किया था? तो बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। और यह बात किस रचना में लिखी हुई है? तो राज प्रशस्ति में यह बात है वो लिखी हुई है। बप्पा की राजधानी नागदा थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर लें। आपसे पूछा जा सकता है कि नागदा राजधानी है वो किस शासक के समय थी? तो बप्पा की राजधानी है वो नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। इस मंदिर के बारे में काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखें एकलिंग जी का मंदिर है वो बप्पा ने कैलाशपुरी में करवाया था। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? तो एकलिंग जी थे, और इन्हें लकुलिश जी भी कहते हैं। और लकुलिश जी के नाम से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कौन सा था? कालभोज था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपरों में। तो बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। क्या थी? बप्पा। ये उपाधि किसकी थी? कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कवि श्यामल दास ने लिखा है। अब ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया है। वीर विनोद के रचनाकार कौन है? कवि श्यामल दास। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। कौन? बप्पा किस शासक के सेवा में था? चित्तौड़ के शासक मानमोरी की सेवा में बप्पा नाम का कोई सेवक था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उनकी तुलना चार्ल्स मर्टेर, जो कि फ्रांसीसी सेनापति थे जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया थे, करते हैं। कौन? इतिहासकार सीवी वैद्य है वो बप्पा की तुलना है वो चार्ल्स मर्टेल से करते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे बप्पा के बाद में साथियों गोहिल वंश के बारे में अपने पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो बप्पा के बाद में बात करेंगे जेतर सिंह। जेतर सिंह है वो साथियों, इनका शासनकाल आपके सामने जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जेतर सिंह का शासनकाल है वो 1253 ईस्वी से 1213 ईस्वी से लेकर के 1253 ईस्वी तक है वो माना जाता है। तो इसमें देखिए साथियों, गुहिल के ही एक वंशज जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। किसको? चित्तौड़ को। किसने? गुहिल के एक शासक थे जेतर सिंह ने, इन्होंने चित्तौड़ को है वो परमारों से जीत करके अपनी राजधानी है वो बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ को राजधानी है वो किस शासक ने बनाया था? तो जेतर सिंह ने बनाया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि जेतर सिंह ने चित्तौड़ को किस शासकों या किन शासकों से जीता था, लेकर के जीता था युद्ध में? तो परमारों से इन्होंने इसको जीता था। किसको? चित्तौड़ को। इन्होंने अपनी राजधानी है वो चित्तौड़ को बनाया था जेतर सिंह ने। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध। आपसे भूताला का युद्ध है वो इसका समय पूछा जा सकता है और पुराने पेपरों में पूछा भी गया है। तो आप याद रखें 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ था, जो कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त वो किया था। किसने? जेतर सिंह ने, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लें और नोट भी कर लें इस फैक्ट को कि हमीर
मदमर्दन जो ग्रंथ है वो किस रचनाकार का है, तो जय सिंह सूरी का ग्रंथ है। हमीर महाकाव्य भी है, हमीर रासो भी है। इस प्रकार से हमीर के नाम से लगभग 3 से 4 ग्रंथ हैं, तो उनके लेखक आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि मिलते जुलते नाम हैं इनके और इनके रचनाकार हैं वो अलग अलग है। तो हमीर मदमर्दन जो किसकी रचना है, जय सिंह सूरी की रचना है। बिल्कुल अपने शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे, जो फालतू में यहाँ पर जो लाइनें हैं जिनमें अपने काम की जो बात नहीं है उस लाइन को अपने ज़्यादा समय वो नहीं देंगे। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और लाइक और शेयर अवश्य करें। जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में, हमीर मदमर्दन में, इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमीर मदमर्दन जो रचना है इसमें इल्तुतमिश किसको कहा गया है, तो हमीर को कहा गया है। ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है, तो आप अच्छी तरह से याद रखें। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह की ही हुआ था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है। किनकी? जेतर सिंह की, जो कि काफ़ी प्रतापी और बलवान शासक थे। इसके बाद में अपने साथियों बात करते हैं, नेक्स्ट विद्वान हैं अपने रतन सिंह, जिनका शासनकाल आपके सामने है, बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो रतन सिंह का शासनकाल साथियों देख सकते हैं आप, 1302 से लेकर के 1303 ईस्वी तक रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण डिटेल। तो देखिए साथियों, रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। किन के आक्रमण का सामना करना पड़ा? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। और किस सन में करना पड़ा? 1303 ईस्वी में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सन है दोस्तों, ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। जिसके कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मावत किसकी रचना है, और पुराने पेपरों में बहुत बार पद्मावत के रचनाकार का नाम पूछा गया है। तो पद्मावत रचना है वो साथियों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और कब लिखी गई थी? 1540 में। तो आपसे सन भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छी तरह से याद रखें। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, जो कि 1540 में लिखी गई। इसके बाद में देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था वो तो इसलिए किया था कि रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उसको उन्होंने प्राप्त करने के लिए यह आक्रमण किया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात को मान्यता प्रदान करते हैं कि अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। तो अब आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं यहाँ पर बता दूं कि गोरा और बादल किसके सेनापति थे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आप याद रखें, जो गोरा और बादल हैं ये सेनापति हैं रतन सिंह के, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद किसी एक विषय में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रतन सिंह के सेनापति कौन थे, तो गोरा और बादल थे। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। किसने? रानी पद्मिनी ने। कब किया था? 1303 ईस्वी में। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अमीर खुसरो, जो कि इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने आंखों देखा वर्णन है वो अपनी एक रचना में किया है, जिसके बारे में अपने यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह, तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है ये ग्रंथ, अमीर खुसरो की ये रचना है खजाइन उल फुतुह में इस आक्रमण का वर्णन है वो किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है वो कर दिया। किसने? अलाउद्दीन ने। अपने इस चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। और खिजर खां कौन था? अलाउद्दीन का पुत्र था, जिसके नाम पर इन्होंने चित्तौड़ का नाम है वो बदल करके खिजराबाद कर दिया था। रतन सिंह ने मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। कौन? रतन सिंह। मेवाड़ की जो गुहिल शाखा है इसका अंतिम शासक कौन था, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, रतन सिंह है वो मेवाड़ के गुहिल वंश की शाखा के अंतिम शासक थे। कौन थे? रतन सिंह। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं साथियों राणा हमीर के बारे में। तो देखिए साथियों, राणा हमीर के बारे में इनका जो समय काल है वो आपको बिल्कुल यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। तो देखिए, राणा हमीर का जो समय काल है वो साथियों 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक माना जाता है।
सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसने? सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया और गुहिल वंश की स्थापना है वो की थी। सिसोदा का जागीरदार होने से उन्हें सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक है वो सिसोदिया कहलाए थे। किसके बाद कहलाए थे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिसोदा का जागीरदार होने के कारण उन्हें सिसोदिया कहा गया था, राणा हमीर को कहा गया था। और हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उसके बाद से है वो मेवाड़ के सभी शासक है वो सिसोदिया कहलाने लगे थे। मेवाड़ के उदारक की संज्ञा दी जाती है। किसको? सॉरी, हमीर को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में शायद आया हुआ है कि मेवाड़ के उदारक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो हमीर को दी जाती है। आप अच्छी तरह से याद रखें, मेवाड़ का उदारक राणा हमीर। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश की संज्ञा है वो दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन अभी जो पीछे एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था कि विषम घाटी पंचानन है वो किसे कहा जाता है। तो ये कूट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, शायद उसमें ये पूछा गया था। तो हमीर को विषम घाटी पंचानन है वो कहा जाता है। अच्छी तरह से आप याद रखें, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और इसको आप नोट भी कर लें। नेक्स्ट देखिए, राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। किसकी संज्ञा? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा है वो जो राणा कुंभा की जो कीर्ति प्रशस्ति जो रचना है उसमें ये लिखा गया है। विषम घाटी पंचानन हमीर को कहा गया है इसके बारे में। तो हमीर ने सिंगोली जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त है वो किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगोली कहाँ पर स्थित है? तो सिंगोली बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं साथियों महाराणा लाखा के बारे में। तो जिनका समय काल है वो आपके सामने लिखा है। महाराणा लाखा का जो समय काल है वो साथियों 1382 से लेकर के 1421 ईस्वी तक माना जाता है। तो देखिए साथियों, 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना था। तो महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? इसको आप याद रखें, 1382 ईस्वी में बने थे। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थिति वश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र होगा, जिसे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। जिससे कि जो लाखा का जो योग्य पुत्र था चुंडा, उसको राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा था। हंसाबाई के पुत्र को है वो उत्तराधिकारी बनाया गया था महाराणा लाखा का। तो चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप याद रखें। राजस्थान का भीष्म पितामह किसने कहा जाता है? तो राव चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राव चुंडा, इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह वो कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं साथियों, इन्हीं से संबंधित एक लाइन और है नीचे। तो देखिए, बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण है वो करवाया था। तो ये ऊपर अपनी एक लाइन छोड़ चुके हैं, तो दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। राणा लाखा के समय जावर माइंस ने चांदी व शीशा, कौन सा? चांदी और शीशा किसके समय? राणा लाखा के समय जावर माइंस से यानी जावर की खदान से चांदी और शीशा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद में अपने साथियों बात करते हैं महाराणा मोकल के बारे में, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, महाराणा मोकल का जो समय काल है वो साथियों आपके सामने है। 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी है वो माना जाता है। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। किन के पुत्र थे मोकल? महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उनके संरक्षक के रूप में कार्य किया। किसने किया था संरक्षक के रूप में कार्य? चुंडा ने। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई व उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल को जिलवाड़ा में चाचा व मेरा महपा पवार के साथ, किसने? मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर के हत्या कर दी। किसकी? इनकी, चुंडा की। इसके बाद में अपने साथियों पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो देखिए साथियों, महाराणा कुंभा का जो समय काल है वो भी आपके सामने है। महाराणा कुंभा का जो समय काल काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी माना जाता है और ये बिल्कुल आपके सामने ऑथेंटिक चीज़ प्रस्तुत है।
तो काफ़ी बार पूछा गया है महाराणा कुंभा का शासनकाल, आप अच्छी तरह से याद रखें। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उन्हें मेवाड़ी सामंतों का विश्वास है वो उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया था। किसने? महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी, मालवा के शासक कौन थे 1437 में? महमूद खिलजी थे। तो सारंगपुर का युद्ध भी कब हुआ था? ये भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में फैक्ट पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लें। सारंगपुर का युद्ध है वो साथियों 1437 ईस्वी में हुआ था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने, किसने? महाराणा कुंभा है वो सारंगपुर के युद्ध में विजय हुए थे महमूद खिलजी के साथ। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था। किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया? ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो आप याद रखें 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद करवाया था। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर है वो छीन लिया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप नोट कर लें। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर को कब छीना? 1453 ईस्वी में। परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई थी। और कब हुई थी ये भी पूछा गया है पुराने पेपरों में, 1456 में हुई थी। ये दोनों फैक्ट आप नोट कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। और 1457-58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1457-58 ईस्वी में किया था। मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता है वो प्राप्त नहीं कर सके। यानी महाराणा कुंभा ने इन्हीं दोनों शासकों के बीच में फूट पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से ये अपनी रणनीति पर वो खरे नहीं उतर पाए थे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया ऐसा माना जाता है, जिनमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग है वो प्रसिद्ध है। कविराज श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कौन? कविराज श्यामलदास। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण है वो प्रसिद्ध है। इनका शिल्पी मंडन था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो आपको याद रखना है शिल्पी मंडन था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चंवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर है वो बनवाए थे। किन्होंने? कुंभा ने। तो यदि आपसे पूछे कि चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चंवरी और एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के जो मंदिर हैं वो किसने बनवाए थे, तो महाराणा कुंभा ने बनवाए थे, जो कि अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत हैं। ये तो आपको पता है कि महाराणा कुंभा है वो अच्छे कलाकार थे। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करते हैं साथियों, कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यानुरागी शासक निम्न में से कौन था, तो आपको 4 नाम दे करके पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कुंभा है वो भी एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक के रूप में जाने जाते थे। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य, ये रचना पुराने पेपरों में पूछी गई है साथियों। कान्हा व्यास की रचना कौन सी है? एकलिंग महात्म्य। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है आपको कि एकलिंग महात्म्य रचना किसकी है, तो कान्हा व्यास की रचना है। से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। कौन? महाराणा कुंभा की यहाँ पर बात हो रही है। संगीत राज, संगीत, मीमांसा व सूढ़ प्रबंध इनके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। संगीत राज, संगीत, मीमांसा और सूढ़ प्रबंध ये महाराणा कुंभा के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे और एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका भी लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो किन के काल में की थी? महाराणा कुंभा के काल में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किन्होंने की, ये पूछे तो आप याद रखें कवि अत्रि और कवि महेश ने है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी।
तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु और अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभोजित है वो किया गया है। तो ये देखिए साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि दान गुरु या राजगुरु या फिर महाराजाधिराज आदि उपाधियां हैं वो किस शासक की थी? तो महाराणा कुंभा की थी। और हिंदू सुल्तान, ये महत्वपूर्ण उपाधि है, पुराने पेपरों में पूछी भी गई है। तो हिंदू सुल्तान है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और अपने अभी पीछे पढ़ करके आए थे विषम घाटी पंचानन, उसको भी आप याद रखें। जो राणा हमीर थे उनको विषम घाटी पंचानन है वो कहा जाता है, और हिंदू सुल्तान है वो कुंभा को कहा जाता है। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उनका अंतिम समय है वो कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। उनके पुत्र उद्दा ने 1468 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी थी। किन्होंने? कुंभा के पुत्र उद्दा ने 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या कर दी थी। और इनका समय आप जानते हैं कि 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल का समय है वो रहा था। किनके शासनकाल का? महाराणा कुंभा का। तो इस प्रकार से साथियों नेक्स्ट अपने वीडियो में राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चलो अपने यहाँ पर देख लेते हैं, पेज नंबर 10 का ये आखिरी शासक है, इनके बारे में अपने पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए साथियों, राणा सांगा 1509 से लेकर के इनका 1528 ईस्वी तक है वो शासनकाल का समय रहा है। ये आपके सामने है राणा सांगा। राणा सांगा यानी इन्हें संग्राम सिंह भी कहते हैं। इसके 3 भाई कौन थे? पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। यानी ये राणा सांगा और ये 4 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। ये चारों ही अपने पिता का उत्तराधिकारी खुद को मानते थे। इस कारण से उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। तो चारों भाइयों का जो युद्ध हुआ उनमें विजयी कौन रहा? राणा सांगा। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है राणा सांगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पुराने पेपरों में पूछा भी गया है कि इतिहास में हिंदूपत के नाम से कौन जाना जाता है? महाराणा सांगा को जाना जाता है। और अभी अपने ऊपर पढ़ा कि हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा और विषम घाटी पंचानन ने राणा हमीर को कहा जाता है। इन तीनों को आप एक जगह लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। हिंदूपत के नाम से राणा सांगा को जाना जाता है, ये अपने देख चुके हैं। राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। कब? 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक है वो राणा सांगा मेवाड़ के शासक रहे थे। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। कौन कर रहा था मालवा पर शासन? सुल्तान नासिरुद्दीन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता में मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया था और अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया। कौन? मेदिनी राय किन के शरण में चला गया? राणा सांगा की शरण में चला गया था, जिसमें मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। जिससे कि किन किन के बीच में युद्ध हुआ था? मालवा और मेवाड़ के बीच युद्ध हुआ था। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए साथियों, ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिसे लेकर के सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने खातौली, जो कि वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है कि खातौली किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है कोटा जिले में। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, तो आप याद रखें अच्छी तरह से। जो खातौली का युद्ध है वो साथियों 1517 ईस्वी में हुआ था। और खातौली का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। किसने? ये जो अपने ऊपर शासक है वो पढ़ रहे हैं, ये राणा सांगा के और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। इसके बाद राणा सांगा की सेना ने बाड़ी जौलपुर में स्थित है युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक है वो बन गया था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। किसने? इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया था। और पानीपत का युद्ध यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का युद्ध, यानी पानीपत का युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है।
बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उनके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि है वो नहीं होती। नेक्स्ट देखिए साथियों, चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ और इस पर पहले बयाना का युद्ध जो कि फरवरी 1527 में हुआ था। बयाना का युद्ध आपसे काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, तो आप याद रखें बयाना का युद्ध कब हुआ था, फरवरी 1527 में। उसने बाबर की सेना को पराजित है वो किया था। किसने? इब्राहिम लोदी ने। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में, और राणा सांगा ने किया था, पराजित किया था। सॉरी, मैं आपको बता दूं कि जो बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, तो सांगा पराजित हुआ था खानवा के मैदान में, तो और जो बयाना का युद्ध था उसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। इसकी गलती हुई, मैं बोलने में क्षमा चाहता हूँ। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुलुगुमा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने राणा सांगा को विष दे दिया था, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को, जो कि बसवा कहाँ पर स्थित है, दौसा में, राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 30 जनवरी 1528 को बसवा, जो कि दौसा जिले में स्थित पड़ता है, वहाँ पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। और मंडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल स्थित है, इसको भी आप याद रखें। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह, जो कि 1528 से लेकर के 1531 ईस्वी तक शासन करेंगे। उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। यानी राणा सांगा के बाद में तो राणा रतन सिंह बने थे 3 वर्ष के लिए, और राणा रतन सिंह के बाद में राणा विक्रमादित्य है वो मेवाड़ के शासक बने थे। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि राणा उदय सिंह के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। राणा उदय सिंह के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और आपके पास 40 दिन का समय है। आप शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ें और लगातार चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।